मेरे को रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्विस कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग का मतलब है कॉस्टिंग करना, जो अगर हम लोग कुछ भी बेचते हैं तो हम लोग बिजनेस करते हैं तो दो ही चीज बेच सकते हैं, या तो गुड्स या तो सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सर्विस का कॉस्टिंग करेंगे। मतलब कोई अगर सर्विस बेचता है, जैसे कि हम, ठीक है, टीचर, लॉयर, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अपना सर्विस बेचते हैं। तो जो सर्विस बेचते हैं वो अपने सर्विस का कॉस्टिंग कैसे करेंगे, वही हमें यहाँ पर सीखना है। गुड इवनिंग सुन। गुड इवनिंग मैम। सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली सर्विस कॉस्टिंग का मतलब, और एक नाम भी है इसका, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यहाँ पर हमें कॉस्टिंग टेक्निक फाइंड आउट करना है फॉर सर्विस सेक्टर, जो सर्विस बेचते हैं उनके, ठीक है। तो सर्विस कॉस्टिंग का एक डेफिनेशन है, वो लिखवाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, जस्ट बता रहे हैं। देयर आर वेरियस undertaking which provides or render services to their customers। एग्जाम्पल के तौर पे एयरवेज, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के केस में गुड्स और पैसेंजर दोनों ही होगा। गुड इवनिंग साथी। इलेक्ट्रिसिटी, होटल, etc. All these industries are interested in ascertaining the cost of providing a service, comma, so that, comma देके लिखो, so that they can decide upon the amount of the amount to be charged for providing
the service. Operating costing is the technique of operating costing is the technique which is helpful in this regard. ठीक है, ये बड़ा सा डेफिनेशन कुछ याद करने का जरूरत नहीं, ये जस्ट मैंने लिख दिया ताकि तुम लोग जब भी सर्विस कॉस्टिंग पढ़ो तो समझ जाओगे कि हमें करना है। तो बोला है देखो, देयर आर वेरियस अंडरटेकिंग्स विच प्रोवाइड्स और रेंडर सर्विसेज। तो ऐसे बहुत सारे अंडरटेकिंग्स है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड, नेटवर्क इशू हो रहा है, ड्राइंग। हाँ, तो देयर आर वेरियस अंडरटेकिंग्स व्हिच प्रोवाइड्स और रेंडर सर्विसेज। जैसे मैंने कुछ बोला, जैसे कि देखो कुछ अंडरटेकिंग्स का नाम लिया, जैसे कि मेरा सेक्टर, ठीक है, पढ़ाने वाला सेक्टर, लॉयर का, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड करता है, होटल सर्विस प्रोवाइड करता है, मूवी देखने जाते हो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो भी अंडरटेकिंग्स है जो कि अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एयरवेज, रेलवेज, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो वो भी सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट गुड्स का भी होता है, जैसे कि गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उसका सर्विस, पैसेंजर जैसे कि हम लोग बस में चढ़ते हैं, ट्रेन का जैसे देखा तुम लोगों ने, ऑटो वगैरह सारा चीज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यूज करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो होटल में रहते हैं। तो ये जितना भी सेक्टर है ये सभी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है। तो अब इनको भी तो पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना कस्टमर से जो है पर यूनिट ले हम लोग, ठीक है। होटल का बिल पर रूम, ठीक है, पर रूम पर पर्सन के हिसाब से होता है, कितना होना चाहिए। तो ये सब इंडस्ट्रीज में क्या है, आर इंटरेस्टेड इन एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए सर्विस। सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट क्या है वो एसर्टेन करने के लिए उनको भी मतलब इंटरेस्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि कॉस्ट नहीं पता चलेगा तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल कैसे करेंगे, सो दैट दे कैन डिसाइड अपॉन द अमाउंट टू बी चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो उनको क्या करना है, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पता करना है कि कितना कॉस्ट हो रहा है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वही टेक्निक है जो हमें इस काम में हेल्प करेगी, ठीक है। अच्छा, अब सर्विस जो है, देखो सर्विस दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है इंटरनल, ये अगर कभी हमें पूछ ले जो है छोटा मोटा क्वेश्चन थियोरिटिकली तो तुम लोग लिख सकते हो। एक होता है एक्सटर्नल टाइप, ठीक है। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा सर्विस होता है, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लो कि कैंटीन का सर्विस, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। जैसे मान लो हॉस्पिटल में अगर कोई कैंटीन फैसिलिटीज है, ठीक है, तो वो हो गया। फर्स्ट एड, अगर फर्स्ट एड का कोई हम लोगों ने फैसिलिटी रखा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो फर्स्ट एड रखते हैं कि चोट वोट लग जाए लोगों को, तो कैंटीन, फर्स्ट एड, ये सब विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमें मिलेगा सर्विस, बाहर नहीं मिलेगा। और बाहर सर्विस के अंदर जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मतलब जैसे होता है ना, स्कूल कॉलेज में होता है कि बच्चों को बस से जो है उनके घर तक ड्रॉप कर देना, फिर घर से लेके आना, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन, कभी कभी इम्प्लॉय लोगों के लिए भी ऐसा फैसिलिटी होता है। तो ये क्या हो गया, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। इसके अलावा जैसे कि हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी का मतलब जैसे मान लो कोई इम्प्लॉय कंपनी के काम से कहीं गया, ठीक है,
तो उनको जो रहने का, ठीक है, खाने पीने का जो सुविधा दिया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है, तो वो हो गया हॉस्पिटलिटी। तो ये जस्ट एक छोटा मोटा क्वेश्चन, मतलब छोटा मोटा थियोरेटिकली बोल सकते हो, मैंने लिखवा दिया। अगर हमें पूछ ले कि सर्विस इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट जो है बेसिक ऑफ कॉस्ट में हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? इट इज द बेस फॉर विच द कॉस्ट टू बी ascertained, ठीक है। ये एक बेसिस है, ठीक है, एक बेस है जिसके लिए हम लोग कॉस्ट एसर्टेन करते हैं। मतलब कॉस्ट जो एसर्टेन करेंगे कौन सी बेसिस पे करेंगे। जैसे मुझे अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस का कॉस्ट निकालना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विस का कॉस्ट निकालना है, तो मुझे कैसे नहीं, जैसे देखो होटल में रहते हैं, जब बिल पे करते हैं तो बोलते हैं कि पर रूम पर डे के हिसाब से, मतलब एक रूम का एक दिन का जो भाड़ा होगा, ठीक है। या फिर गेस्ट हाउस में रहते हैं तो पर डे पर गेस्ट ऐसे भी होता है। अगर मूवी देखने जाते हो तो पर टिकट पर शो, ठीक है। तो ये यूनिट हो गया। यूनिट का मतलब हो गया, जैसे कि देखो हर एक चीज का यूनिट होता है, किसी चीज का किलो में होता है, लीटर में होता है, वही तो ये बेस है। तो मुझे अगर कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो मुझे तो कोई एक यूनिट को बेस करना ही पड़ेगा, बिना बेस यूनिट के हम लोग इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉस्ट यूनिट जो है ना, ये मेनली दो तरीके का होता है। कॉस्ट यूनिट जो है वो दो तरीके का होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट यूनिट जो है वो हम लोग का दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्पोजिट। सिंपल का मतलब हो जाता है सिर्फ एक ही कॉस्ट यूनिट है, वन कॉस्ट यूनिट, ठीक है। और कॉम्पोजिट का मतलब मोर देन वन होगा, मोर देन वन कॉस्ट यूनिट, ठीक है, मोर देन वन कॉस्ट यूनिट। अच्छा, जैसे कि देखो एक कॉस्ट यूनिट का हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल देने से ट्रांसपोर्टेशन का मान लो, ट्रांसपोर्टेशन का पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर, मतलब कॉस्ट फॉर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। पर किलोमीटर का मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर जाने का कितना खर्चा है, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट, समझने के लिए ये वाला कॉस्ट फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर जाने का कितना खर्चा है। वहीं पर अगर ट्रांसपोर्टेशन हम इस तरीके से लिखते हैं पर टन पर किलोमीटर, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया पर टन पर किलोमीटर, यहां पर मैंने लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन पर टन पर किलोमीटर। अच्छा, इसका दो पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, हम नेक्स्ट वाले पेज में करते हैं। नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, और यहाँ पर हो गया गुड्स, ठीक है। तो पैसेंजर का हमारा क्या हो जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, और गुड्स का हो जाएगा जैसे टन किलोमीटर, ठीक है। केजी भी हो सकता है, नॉर्मली टन वगैरह ज्यादा यूज होता है जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स होते हैं। तो इसका मतलब हो गया, ये इसका मतलब बताते हैं कॉस्ट फॉर कैरिंग वन पैसेंजर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पैसेंजर किलोमीटर का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एक पैसेंजर को लेके जाने का खर्चा। टन किलोमीटर का मतलब होता है एक पैसेंजर को, सॉरी पैसेंजर बोल रहे, टन किलोमीटर का मतलब होता है
कि 1 टन गुड्स को 1 किलोमीटर लेके जाने का खर्चा, 1 टन गुड्स को 1 किलोमीटर लेके जाने का खर्चा, तो यहाँ पर 2 यूनिट हो गया, 1 टन 1 किलोमीटर, यहाँ पर एक पैसेंजर और 1 किलोमीटर, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पोजिट। ठीक है, जो कि मैंने तुम लोग को बोला, यहाँ लिखो कॉम्पोजिट बोल के। और जो हम लोगों का एक ही यूनिट बताएगा, जैसे कि पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जाने का खर्चा, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल जो है कॉस्ट यूनिट, मतलब जहां पर एक ही कॉस्ट यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट को दो तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, इस पे क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। ये देखो यहाँ पर कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, इसका दो मेथड होता है, वेटेड एवरेज बेसिस और एक होता है हम लोग का सिंपल एवरेज बेसिस, सिंपल एवरेज बेसिस। ये दो मेथड है। ठीक है, वेटेड एवरेज बेसिस में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और जो सिंपल एवरेज बेसिस है उस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉमर्शियल टन किलोमीटर। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे। अब ये समझ में आ जाएगा कैसे होगा, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमें एक ओवरव्यू मिल गया। बेसिकली चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर हमारा है कि हम लोग अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे सर्विस का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, और अगर हमें प्रॉफिट भी बता देगा, प्रॉफिट ऐड करके हम लोग ये बता देंगे कि हमारे सर्विस का जो प्राइस है, मतलब जो सेल वैल्यू है वो कितना है। अगर कॉस्ट पूछेगा तो कॉस्ट बताएंगे, प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो प्रॉफिट ऐड करके सेल वैल्यू बता देंगे। ठीक है, और क्या पड़ा, सर्विस हमारा दो तरीके का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही सर्विस मिल जाता है तो इंटरनल, बाहर होता है तो एक्सटर्नल। कॉस्ट यूनिट के बिना कॉस्ट कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। कॉस्ट यूनिट जो है उसी बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब कॉस्ट यूनिट डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज का कॉस्ट निकाल रहे हैं, उस पे कॉस्ट यूनिट डिपेंड करता है। वो भी दो तरीके का होता है, सिंपल कॉम्पोजिट। सिंपल मतलब जब एक यूनिट से काम बनता है, कॉम्पोजिट मतलब जब डबल यूनिट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली डबल। ठीक है, तीन वाला ऐसा कुछ है नहीं। तो कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट अब जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो दो मेथड यूज करते हैं, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज से जो आंसर आता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और सिंपल एवरेज से जो आंसर आता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल टन किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यहाँ पर बोला है कि ए लॉरी स्टार्ट्स, a lorry starts with a load of a lorry starts with a load of 20 metric ton of goods from station A। स्टेशन A से लॉरी, एक लॉरी ने 20 मेट्रिक टन गुड्स लेके अपना जर्नी स्टार्ट किया। इट अनलोड्स 8 मेट्रिक टन इन स्टेशन बी। स्टेशन बी में इसने 8 मेट्रिक टन अनलोड कर दिया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए से बी स्टेशन का बात हो रहा है, ए से बी स्टेशन तक एक लॉरी जा रहा है। ठीक है, कितना मेट्रिक टन सामान लेके, 20 मेट्रिक टन सामान लेके, ये हो गया 20 मेट्रिक टन, इसमें लोडेड है। 20 मेट्रिक टन सामान लेके ए से बी गया और अनलोड किया 8 मेट्रिक टन इन स्टेशन बी, और स्टेशन बी में इसने 8 मेट्रिक टन जो है अनलोड कर दिया। मैंने माइनस में दिखाया इसीलिए। ठीक है, 8 मेट्रिक टन अनलोड कर दिया, ड्रॉ दिखा रहे, तुम लोग ड्रॉ करना चाहो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर एंड बैलेंस गुड्स इन स्टेशन सी, और बोल रहा है इट अनलोड्स 8 मेट्रिक टन स्टेशन बी एंड बैलेंस इन स्टेशन सी, बाकी स्टेशन सी में अनलोड कर दिया। मतलब इनका एक स्टेशन सी का भी कंसेप्ट होगा। तो स्टेशन सी में कैसे आया होगा, बी से सी में आया। ठीक है, इस तरीके से बी से सी में आया होगा, और यहाँ पर बैलेंस मेट्रिक टन खाली कर दिया। तो 20 में 8 यहाँ अगर खाली हो गया, बाकी बच रहा है 12 मेट्रिक टन, तो 12 मेट्रिक टन यहाँ पर खाली कर दिया होगा लॉरी ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 12 मेट्रिक टन इसने खाली कर दिया यहाँ से यहाँ जब कवर किया। उसके बाद बोल रहा है ऑन रिटर्न ट्रिप इट रीचेस स्टेशन ए, जब वापस जाना है तो फिर ये स्टेशन ए में चला है। मतलब ए से बी से सी जर्नी खत्म, अब वापस जाना है तो कहाँ से शुरुआत किया था, ए से, तो वापस ए में ही जाना पड़ेगा। तो ये रिटर्न ट्रिप ए में चला गया, सी से ए में चला गया। ठीक है, सी से ए में चला गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो,
इट रीचेस स्टेशन है विथ ए लोड ऑफ 16 मेट्रिक टन। अच्छा, जाते वक्त ना खाली नहीं गया, जाते वक्त इसने फिर कुछ मेट्रिक टन लोड कर लिया, दैट इज 16 मेट्रिक टन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ 12 मेट्रिक टन लेते हुए चला गया। देखो 20 मेट्रिक टन लेते हुए चला, 8 खाली कर दिया, 12 लेके चला, यहाँ खाली कर दिया, और यहाँ से 16 मेट्रिक टन लोड करके चला। ये सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं किया। द डिस्टेंस बिटवीन A to B, B to C, C to A बता दिया है 80, 120, 160। तो A से B का डिस्टेंस 80, A से B का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, B से C का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और जो A से C का डिस्टेंस है यहाँ पर देखो ये है 160 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 160 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है रेस्पेक्टिवली। अच्छा, कंप्यूट एब्सोल्यूट मेट्रिक टन एंड कॉमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर। ठीक है, तो हमें एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल मेट्रिक टन निकालने बोला है, तो मैंने सिर्फ टन लिखा है। तो देखो वो तो यूनिट में डिपेंड करता है, मेट्रिक टन बोलेगा तो मेट्रिक टन लिखोगे, और अगर हमें सिर्फ टन बोलेगा तो सिर्फ टन लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे वेटेड एवरेज। ये देखो हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है, एब्सोल्यूट मेट्रिक टन। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है वेटेड एवरेज बेसिस पे निकालना। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर। ठीक है, एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर, ये कैसे हो जाएगा। तो देखो एब्सोल्यूट में क्या होता है ना, देखो अगर तुम लोग कभी स्टैटिस्टिक्स किए हो तो वहां पर भी देखे होगे, एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्टली जितना किलोमीटर जितना टन लेके जाया जा रहा है। तो टन किलोमीटर या मेट्रिक टन किलोमीटर का मतलब मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर, हमेशा याद रखो। जैसे पैसेंजर किलोमीटर का मतलब पैसेंजर इंटू किलोमीटर, तो मेट्रिक टन किलोमीटर का मतलब मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले 20 मेट्रिक टन 80 किलोमीटर लेके गया हुआ है, तो फिर 20 मेट्रिक टन इंटू 80 किलोमीटर। ठीक है, हमेशा ये जो कॉम्पोजिट यूनिट है ये मल्टीप्लाई होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो प्लस करेंगे 12 मेट्रिक टन 120 किलोमीटर, 12 मेट्रिक टन इंटू 120 किलोमीटर, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 160 इंटू 16। ठीक है, 160 इंटू 16 मतलब 16 मेट्रिक टन इंटू 160 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1600 प्लस ये हो गया 1440, क्योंकि 12 इंटू 12 144 होता है, एक जीरो, 16 इंटू 16 होता है 256 जीरो। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इंटू होके मेट्रिक टन किलोमीटर। तो इसका मतलब ये मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर जो हाइफन देके लिखते हैं। अब इसका अगर एडिशन करेंगे तो आ जाता है 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर। तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर। ये हो गया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मेट्रिक टन में जितना मेट्रिक टन किलोमीटर है एग्जैक्टली उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम लोग निकालेंगे कॉमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा होगा। देखो हमें पूछा है कि कॉमर्शियल मेट्रिक टन निकालो, तो कॉमर्शियल मेट्रिक टन कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते कॉमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर, मतलब वही मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर करना है, लेकिन कॉमर्शियल बेसिस पे। तो कॉमर्शियल बेसिस पे क्या होगा, कॉमर्शियल बेसिस पे हम लोग वेट का एवरेज कर लेंगे। वेट कौन सा है, मेट्रिक टन, और इंटू डिस्टेंस करेंगे, तो एवरेज करना है जितना भी वेट है। तो 20 मेट्रिक टन प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 मेट्रिक टन। ठीक है, फिर 16 मेट्रिक टन, जितना मेट्रिक टन गाड़ी कैरी कर रहा है, पहले 20 कैरी किया, फिर 12, फिर 16, ये सबका कर लेना है हमें एवरेज। अब 3 डेटा है तो डिवाइडेड बाय 3, जैसे तुम लोग एवरेज करते हो वैसा ही एवरेज का रूल्स है। इनटू यहाँ पर हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला, मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर, तो मेट्रिक टन का मुझे करना है एवरेज, कौन से मेथड में, कॉमर्शियल मेथड में, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है उसके किलोमीटर से। तो किलोमीटर कितना कितना है, 80 प्लस 120 प्लस 160 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 20, और ये 6 2 8 और 28, मतलब 48 बाई 3, 16 मेट्रिक टन इंटू ये हो जाएगा हमारा 360 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा
नहीं 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर, ठीक है, मेट्रिक टन किलोमीटर दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये अगर ऐड नहीं करके हम लोग इसको एक स्टेप और लिखते, ठीक है, ये जस्ट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये एवरेज 16 हो जाता, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाता 80 प्लस 120 प्लस 160, मतलब मल्टीप्लाई कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, 16 इंटू 80, 16 इंटू 120 एंड 16 इंटू 160, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग का एग्जैक्ट डिस्टेंस इनटू एग्जैक्ट मेट्रिक टन, यहाँ पर डिस्टेंस तो एग्जैक्ट है लेकिन मेट्रिक टन एग्जैक्ट नहीं है, हर जगह पे 16 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब हम लोगों का एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ, तो इसीलिए इसको कॉमर्शियल बोलते हैं। जब एग्जैक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका, एब्सोल्यूट बोला तो क्या करना है और हमें कॉमर्शियल बोला तो क्या करना है। वैसे भी अगर तुम लोग को स्टैटिस्टिक्स याद है कभी किए हो तो वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, ठीक है, तो ये देखो सिंपल एवरेज ही होता है। सिंपल एवरेज का मतलब होता है जितना डेटा है ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, और इनटू, तो कॉमर्शियल किस चीज का करना है, कॉमर्शियल हमें टन का करना है तो टन का करती है, ठीक है, इनटू किलोमीटर लगाना है उसमें, और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में क्या है, एब्सोल्यूटली जो टन है वो लेना है और उसके साथ किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मेथड है, तो मेथड तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है, मैंने समझा दिया, इसी तरीके से तुम लोग को कैलकुलेट करना। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो हम लोग का कंप्लीट हुआ कि एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल मेट्रिक टन बताओ कितना होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इलास्ट्रेशन 2। अच्छा, तो ये करने के पहले एक दो पॉइंट और बताएंगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन हमारा सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, इसके अलावा जो है होटल वगैरह का भी क्वेश्चन रहेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या निकालना पड़ सकता है, या तो हमें निकालने बोलेगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, मतलब नॉर्मली एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जाने पे कितना कॉस्ट पड़ता है वो हमें निकालने के लिए बोलेगा। तो उसका हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, हम समझा देते हैं, और एक लिख लो, और एक है कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव टन किलोमीटर, ठीक है। तो देखो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव टन किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट देखो हमें निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर जाने का कितना खर्चा। मान लो कोई एक जैसे मान लो कोई एक बस सारा दिन में उसका जो रूट है वो 20 किलोमीटर चलता है, तो वो अपना 20 किलोमीटर जाने का खर्चा निकालेगा, 20 किलोमीटर जाने का और आने का कितना खर्चा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब कितने पैसेंजर को कैरी करके लेके जा रहा है उससे डिवाइड कर देगा, तो उससे पता चल जाएगा कि एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना है। सेम तरीके से अगर वो पैसेंजर कैरी नहीं करता है, वो गुड्स कैरी करता है, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है, तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालेगा, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव टन किलोमीटर निकालेगा, तो उसे आंसर मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। और एक चीज बताना है, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि ए से बी डिस्टेंस गया, ए से बी कुछ भी बोल सकता है, और फिर अब देखो रिटर्न किया बी से, फिर वापस ए में आए, ठीक है, तो ए से बी जो है उसको हम लोग बोलते हैं वन ट्रिप, ठीक है, बी से ए जो रिटर्न हो रहा है इसको भी बोलते हैं वन ट्रिप, ठीक है, इंडिविजुअली बोले तो वन ट्रिप एंड वन ट्रिप, और इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वन ट्रिप और वन ट्रिप मिला के टू ट्रिप्स, ये बोल सकते हैं। या फिर इसको और एक लैंग्वेज में बोला जाता है वन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाके आना, ठीक है, जाना फिर वापस आना, इसको हम लोग बोलते हैं राउंड ट्रिप, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ
वन ट्रिप बताए तो अलग अलग बता रहा है। राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बार जाना। राउंड ट्रिप का मतलब है राउंड होना चाहिए चीज, मतलब जहां से शुरू किए वहीं पर आके खत्म करेंगे तभी ना सर्कल यानी राउंड बनेगा। तो वन राउंड ट्रिप का मतलब ये नहीं है कि एक बार जा रहे हैं या एक बार आ रहे हैं। वन राउंड ट्रिप का मतलब एक बार जाके वापस आ रहे हैं उसी जगह पे, उसको हम लोग बोलते हैं वन राउंड ट्रिप। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, एक से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी इज रनिंग 5 buses between two towns which are 40 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये 5 बस चलाती है दो टाउन के बीच में। ठीक है, दो टाउन के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 40 किलोमीटर। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस, 5 बस है। ठीक है, 5 बस है, 5 बस का सीटिंग कैपेसिटी कितना है, सारे बस में 40 लोग बैठ सकते हैं, 40 पैसेंजर कैन बी सीटेड। ठीक है, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ में इनके बुक्स में जो डिटेल्स दिखाया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से है। बोल रहा है कि अप्रैल मंथ का खर्चा क्या है, सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर एंड कंडक्टर 24,000, सैलरी टू सुपरवाइजर 10,000, डीजल एंड अदर ऑयल एक्सपेंसेस 40,000, रिपेयर मेंटेनेंस 8,000, टैक्स इंश्योरेंस 16,000, डेप्रिसिएशन 26,000, इंटरेस्ट 20,000। ये पूरे अप्रैल मंथ में 5 बस को चलाने का खर्चा दिया हुआ है। एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वेयर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। बोल रहा है कि 40 लोग तो बैठ सकते हैं लेकिन नॉर्मली 75% लोग ही सीट ऑक्युपाई करते हैं, तो उन्हीं से हम लोग अपना जो है टिकट उन्हीं को बेचेंगे, बाकी लोगों को तो बेच नहीं सकते जो जगह खाली रहता है। ऑल द 5 buses रन ऑन ऑल डे फॉर द मंथ, मतलब पूरे अप्रैल के मंथ में, मतलब अप्रैल में 30 डेज होता है, पूरा 30 डेज का 30 डेज ही 5 बस जो है चलता है। ईच बस मेड वन राउंड ट्रिप पर डे, ये देखो बात आ गया, वन राउंड ट्रिप पर डे मतलब एक बस कितना बार चलता है, बोलते हैं सारा दिन में एक राउंड ट्रिप करता है, मतलब दो टाउन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर करता है एक एक बस जो है एक ही बार, मतलब 40 किलोमीटर जाता है और 40 किलोमीटर आता है, क्योंकि दो टाउन के बीच का डिस्टेंस बोला है 40 किलोमीटर। तो राउंड ट्रिप का मतलब है एक बस को 40 यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर, फिर वापस आना पड़ेगा, तभी ना होगा राउंड ट्रिप। वही मैंने समझाया, एक दिन में एक बस एक राउंड ट्रिप करता है। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, हम लोग को निकालने बोला है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास पूरा अप्रैल मंथ का खर्चा टोटल में दिया हुआ है इतना। ठीक है, और हमें ये निकालना पड़ेगा कि अप्रैल मंथ में कितने लोगों ने मतलब कितना पैसेंजर किलोमीटर ट्रेवल हुआ, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, मतलब पैसेंजर इंटू किलोमीटर, ये निकालना पड़ेगा। तो पूरे मंथ में बस कितना किलोमीटर चला, 5 बस, क्योंकि ये 5 बस का खर्चा है, और पैसेंजर को लेके कितना किलोमीटर चला, मतलब सबसे पहले तो ये निकालना चाहिए कि पूरे मंथ में बस कितना किलोमीटर चला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक वर्किंग नोट, क्वेश्चन नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर कवर या डिस्टेंस कवर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल बाय 5 buses। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, तो देखो सिंपल है, यहाँ पर हम लोग को ये पता करना है कि 5 बस पूरे अप्रैल मंथ में कितना किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, देखो किलोमीटर कवर्ड फॉर अप्रैल बाय 5 बस इक्वल। तो देखो हम यहाँ पर ना नीचे जो है वैल्यूज को पुट करेंगे, ऊपर उसका फॉर्मूला लिख देंगे। एग्जाम में तुम लोग को लिखना पड़ेगा फॉर्मूला जो है। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ रटने वाला है नहीं, समझ के करने वाला है। तो देखो हम लोग का बस जो है
कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है राउंड ट्रिप में 80 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, दो टाउन के बीच का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। अब एक एक बस सारा दिन में एक ही ट्रिप देता है, तो हर एक बस 40 किलोमीटर जाएगा, 40 किलोमीटर वापस आएगा, ठीक है। तो हर एक बस 80 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है, और वो भी एक दिन में, ठीक है, एक दिन में। तो 30 डेज में कितना कवर करेगा, मैंने 30 डेज क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग का अप्रैल का मंथ है, ठीक है। तो 30 डेज में कितना, तो ये एक बस का हो गया, एक बस एक दिन में 80 किलोमीटर जाता है, तो 30 डेज में कितना जाएगा। और यहाँ पर हम इंटू कर देते हैं 5 बस, क्योंकि 5 बस का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो इससे आंसर आ जाएगा। तो 5 बस के ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ बस, फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। 80 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस कवर पर डे बाय पर बस, ठीक है। एक बस एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 80 किलोमीटर इंटू हो जाएगा नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर टोटल करने से हम लोग का आ जाएगा 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 होता है 120, यानी 12,000 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया कि 5 बस पूरे अप्रैल के मंथ में कितना किलोमीटर ट्रेवल किया। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें अगर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर चाहिए। अब हमें चाहिए पैसेंजर किलोमीटर, तो पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही बोला कॉम्पोजिट यूनिट का मतलब होता है किलोमीटर इंटू पैसेंजर या पैसेंजर इंटू किलोमीटर, जो भी लिख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल टर्म में मैंने वही सिखाया, ठीक है। तो पैसेंजर, तो एक जो बस है उसमें कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, बोल रहे हैं कि 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं, 40 सीट अवेलेबल है तो 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते कितने पैसेंजर है 75%। अब इनटू इसमें कर देंगे किलोमीटर, कितना किलोमीटर जाता है इस तरीके से 12,000 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 40 का 75% यहाँ पर कर लेते हैं, 40 का 75% इंटू 12,000, ठीक है। तो ये हो गया 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, तो ये हो गया हम लोगों का टोटल, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर का। तो हमें मिल गया इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। इफेक्टिव मतलब ये जो 75% है ना, तो 75% ही लगाना पड़ेगा, 40 सीट ऑक्यूपाई नहीं होता है, 40 में सिर्फ 75% नंबर ऑफ सीट ऑक्यूपाई होता है, और उतने सीट ऑक्यूपाई में 12,000 किलोमीटर जाया जाता है, ठीक है। तो इंटू 12,000 किलोमीटर करने से हमें पैसेंजर किलोमीटर पता चल गया, ठीक है। अब हमें इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर पता चल गया। टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो 1,44,000, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें हमें कॉस्ट को 3 अलग अलग क्राइटेरिया में दिखाना पड़ता है। फिक्स्ड कॉस्ट को अलग दिखाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट को अलग दिखाएंगे, और मेंटेनेंस कॉस्ट को अलग दिखाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब यहाँ पर वो कॉस्ट हो जाएगा जो गाड़ी चले या ना चले, ठीक है, अब बस हो या जो भी हो, मतलब गाड़ी चले या ना चले जो खर्चा हमें पे करना ही पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड या स्टैंडिंग चार्जेस। और इसके अलावा होता है रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस का मतलब अगर गाड़ी चला तो ही खर्चा होगा, अगर नहीं चला तो खर्चा नहीं होगा। और मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो कभी कभी वेरिएबल में भी लोग लिख देते हैं, वेरिएबल या रनिंग, कभी कभी फिक्स्ड या स्टैंडिंग एक ही बात है। फिक्स्ड या स्टैंडिंग का मतलब जो है, वेरिएबल या रनिंग का मतलब वही है, ठीक है। मतलब फिक्स्ड का मतलब ही स्टैंडिंग, वेरिएबल और रनिंग का मतलब एक ही होता है। अब मेंटेनेंस ना दो तरीके से हो सकता है, कुछ फिक्स्ड मेंटेनेंस हो सकता है, कुछ वेरिएबल हो सकता है। तो क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो रिपेयर मेंटेनेंस का हम लोग चाहे तो अलग से एक हेडिंग बना के मेंटेनेंस चार्जेस बोल के लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1,44,000 ही आएगा,
लेकिन इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो 3 कैटेगरी मैंने बोला उस पे। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है मेन सोल्यूशन लिखते हैं, ये हम लोग का वर्किंग नोट हो गया। अब सोल्यूशन में देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, पर्टिकुलर्स कॉस्ट पर मंथ, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अप्रैल का कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट को ही लिखा जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को स्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। तो पॉइंट ए देके हम लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आ जाएगा वो लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडिंग यानी फिक्स्ड, फिक्स्ड यानी ऐसा खर्चा जो गाड़ी चले या ना चले हमें देना पड़ेगा, जैसे सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर, कॉन्ट्रैक्टर, ये हम लोग का जो है फिक्स चार्जेस है। अब तुम लोग सोचोगे अगर ड्राइवर आएगा नहीं तो उसे क्यों पे करेंगे, लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल में ना ऐसा नहीं होता है, ड्राइवर अवेलेबल ऑलवेज रहता है, नहीं तो कॉमर्शियल गाड़ी डेली बेसिस पे कैसे चलेगा, तो कोई ना कोई ड्राइवर अवेलेबल होता है। तो ड्राइवर का खर्चा जो है ना, ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, ये ऑलवेज अवेलेबल होते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोग का हमेशा फिक्स्ड खर्चा होता है। इसीलिए ये सैलरी लिखे या वेजेस लिखे, वेजेस है तो डेली बेसिस पे पे करें, यहाँ उस कंसेप्ट में नहीं जाना है, हमें बेसिस नहीं देखना, हमें देखना है कि गाड़ी चले या ना चले ये खर्चा हमें पे करना पड़ेगा। तो ड्राइवर वगैरह का सैलरी यहाँ पर जो होता है ना वो मंथली बेसिस पे होता है, क्लीनर, कंडक्टर का, तो ये हमें पे करना ही पड़ता है। अगर कोई एक्सेंट करता भी है तो उसकी जगह किसी और को रखना पड़ता है, ठीक है। तो सैलरी वगैरह जो है ये स्टैंडिंग चार्जेस में आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर एंड कंडक्टर्स। तो पर मंथ बता दिया 24,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 24,000। इसके बाद कौन सा खर्चा है, सैलरी टू सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर का भी वही, बस चले या ना चले सैलरी तो देना पड़ेगा, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। ये हम लोग का हो जाएगा 10,000। उसके बाद है डीजल एंड अदर ऑयल, तो ये हम लोग का रनिंग चार्जेस में जाएगा, क्योंकि डीजल का खर्चा गाड़ी चलता है तो ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो हम जब रनिंग लिखेंगे वहां लिख देंगे। रिपेयर मेंटेनेंस को अलग हेड में देंगे, मैंने पहले ही बोला मेंटेनेंस चार्जेस बोल के। टैक्स इंश्योरेंस, तो टैक्स का खर्चा मतलब रोड टैक्स का बात हो रहा है, तो रोड टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बस चलाओ या बंद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टैक्स एंड इंश्योरेंस। अब गाड़ी का इंश्योरेंस किया हुआ है तो वो भी खर्चा भरना पड़ेगा, गाड़ी चले या गाड़ी बंद रहे, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स एंड इंश्योरेंस। उसके बाद है हम लोगों का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा देखो, गाड़ी चलाओ या ना चलाओ डेप्रिसिएशन तो होता है, ये डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सभी ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम लोग का यहाँ पर हो गया 26,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलवेज जो है यूज करने से ही लगता है, ऐसा बात नहीं है, टाइम के साथ साथ भी चीज डेप्रिशिएट ऑटोमेटिकली होता है। इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर कोई हम लोगों का इंटरेस्ट पे हो रहा है, ठीक है, गाड़ी के अगेंस्ट में कुछ लोन लिया होगा, ईएमआई इंटरेस्ट वगैरह, तो उस वो तो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है ये हमारा फिक्स्ड है, गाड़ी चलने के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। तो इंटरेस्ट जो है ये हम लोग का हो गया 20,000, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई फिक्स चार्जेस नहीं है। तो ये टोटल हो गया। तो इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ए बोल के लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 और 10 20 20 20 20, और यहाँ पर हो गया 60, मतलब 80 80 और 4 और 16 96,000, ठीक है। तो ये मेरा हो जा रहा है 96,000। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट बी में रनिंग चार्जेस।
रनिंग का मतलब वेरिएबल होता है, ठीक है, रनिंग का मतलब वेरिएबल होता है। तो यहाँ एक ही वेरिएबल चार्जेस दिखा था हमें, डीजल एंड अदर ऑयल, डीजल एंड अदर ऑयल। तो डीजल एंड अदर ऑयल दे ही दिया हमें कैलकुलेट करके 40,000, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 40,000 डीजल एंड अदर ऑयल 40,000। अच्छा, उसके बाद सी मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस मेंटेनेंस चार्जेस, इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है हम लोगों का 8,000, ठीक है, 8,000 हो जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,000। अच्छा, ये सब टोटल करने से, ये टोटल कर लेते हैं अब, टोटल ए प्लस बी प्लस सी। तो बी में तो अब कुछ टोटल अलग से करने का था नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो 48 प्लस 96 ये हो जाता है मेरा वही 1,44,000, यही तो टोटल करके आना चाहिए। तो हम यहीं से देख के लिख देते हैं, टोटल और करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से 1,44,000 ये टोटल हो गया। अब इसे हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना था। अब नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, वो कैसे निकलेगा? तो देखो हम लोग का खर्चा कितना है, 1,44,000 पूरे मंथ का, और ये कितने पैसेंजर को कैरी करने का है, कितने पैसेंजर किलोमीटर कैरी करने का है, वो हम लोगों ने प्रीवियस वाले जगह पे निकाला है 3,60,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 3,60,000, ठीक है। तो ये हो गया रुपीस, ये है 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, पी किलोमीटर मैंने लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में। तो अब इसका डिवाइड करके देख लो, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, मतलब 0.40, ठीक है। मतलब ये हो गया रुपीज 0.40 पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर एक पैसेंजर को कैरी करके लेके जाने का खर्चा होता है 0.40, मतलब 40 पैसा, ये कॉस्ट आया, ठीक है, ये कॉस्ट आया है हम लोग का। अब इस पे प्रॉफिट ऐड करके टिकट का सेल वैल्यू निकाल सकता है, लेकिन इतना कम तो आज के डेट पे होता नहीं है। तो जो भी हो, हमें जो वैल्यू दिया है उसी के बेसिस पे मैंने तुम लोग को निकाल के दिखाया। तो हमें दो चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, एक तो हमें 3 कैटेगरी में खर्चे को डिवाइड करना है, ठीक है, और इस पे जब डिवाइड करेंगे तो हमें किस बेसिस पे देखना है कि हम लोग का ऐसा कौन सा खर्चा है जो गाड़ी चलने पे ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, वो रनिंग, और अगर ऑलवेज लगेगा तो वो स्टैंडिंग चार्जेस। फिर टोटल को हमें डिवाइड करना है पैसेंजर किलोमीटर से, अगर पैसेंजर है, अगर गुड्स वाला है तो टन किलोमीटर जो भी रहेगा, या मेट्रिक टन। पैसेंजर किलोमीटर का मतलब पैसेंजर जितना, इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। अब इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं कि जितना डिस्टेंस कवर होता है इनटू जो पैसेंजर का सीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला तो हम लोग का हुआ, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, इलस्ट्रेशन 3, इसमें क्या बोला है, एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन ए रूट 40 किलोमीटर लॉन्ग टू रन बसेस, ठीक है। तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है जो ये बस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है द बस कॉस्ट का कंपनी ये सम ऑफ 10 लाख, मतलब बस का खर्चा, मतलब बस खरीदने का खर्चा कितना है, 10,000 लाख, सॉरी 10 लाख कॉस्ट पड़ा है एक बस का। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम, और इसका इंश्योरेंस जब करवाया गया है तो वो 3% पर एनम, मतलब ईयरली 3% पर एनम करके इंश्योरेंस होता है। एनुअल टैक्स 20,000, गैरेज रेंट 20,000 पर मंथ। तो एक चीज देखो, ये ईयरली दिया हुआ है, ये ईयरली दिया हुआ है, लेकिन ये मंथली दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है एनुअल रिपेयर, रिपेयर करने का, फिर से एनुअल, बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 ईयर्स। ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमें जब खर्चा लिखना है तो बस का कॉस्ट थोड़ी ना लिखना है, खर्चा तो रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखना है। ये तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया ना 10 लाख का, तो इसका डिप्रिशिएशन हम लोग लिखेंगे। प्रीवियस वाला क्वेश्चन तो आसान था, सारा चीज हमें दे दिया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा बस का, ठीक है। फिर बोल रहा है ड्राइवर सैलरी विल बी 30,000 पर मंथ एंड द कंडक्टर सैलरी विल
be 25,000 per month in addition to 10% of taking as commission to be shared by the driver and conductor equally। मतलब बोल रहा है ड्राइवर को कितना सैलरी दिया जाता है 30,000 पर मंथ, ये मंथली दिया है। कंडक्टर को सैलरी दिया जाता है 25,000 पर मंथ, ये भी मंथली दिया है। इसके साथ साथ 10% ऑफ टेकिंग का मतलब यहाँ पर होता है सेल्स वैल्यू, ठीक है। जितना सेल वैल्यू होता है उसका 10% कमीशन दिया जाता है ड्राइवर और कंडक्टर को, जो दोनों इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी विल बी 1,000 पर मंथ, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 17,000 पर मंथ, पेट्रोल एंड ऑयल बोला है खर्चा 500 पर 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर जाने से 500 रुपीज का पेट्रोल ऑयल जो है वो खर्चा होता है। The bus will make 3 up and down trip carrying on an average 40 passenger on each trip। बोल रहे बस जो है टोटल 3 अप एंड डाउन ट्रिप करता है, मतलब राउंड ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। अप मतलब अप एंड डाउन मतलब जाना और वापस लौट के आना, ठीक है। तो 3 राउंड ट्रिप हो गया, अप एंड डाउन में 3 बोला है, मतलब 3 राउंड ट्रिप हो गया ना, अप एंड डाउन मतलब आउटवर्ड इनवर्ड दोनों मिला के जाना आना। और बोल रहा है 40 पैसेंजर को एक ट्रिप में लेके जाता है। द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन ए मंथ। बस जो है एक महीने में 25 दिन ही चलता है। एज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स, बोल रहा है सेल वैल्यू जो है, सेल वैल्यू पे 15% ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। कैलकुलेट द बस फेयर, मतलब बस का भाड़ा क्या होगा टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, एक पैसेंजर से कितना बस का भाड़ा हम लोग चार्ज करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पैसेंजर किलोमीटर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो पैसेंजर किलोमीटर के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है किलोमीटर, टोटल किलोमीटर रन पर मंथ। पहले तो हम लोग ये निकालेंगे क्योंकि मंथली डेटा हमें दिया है। देखो 40 किलोमीटर ये जो जा रहा है ना, देखो ये मंथली मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ट्रिप वगैरह दिया हुआ है ना, तो ये दिया हुआ है 25 डेज इन ए मंथ का। तो फिर मुझे ये डेटा मंथली निकालना चाहिए, कि मुझे तो ये बताया नहीं कि पूरे साल में बस कितना टाइम चलता है। तो अगर मुझे मंथली बताया तो मुझे मंथली किलोमीटर ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि बस कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो बस कितना डिस्टेंस कवर करता है, बोला है कि 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। रूट जो है वो 40 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर जो है जाना और आना 3 बार ये लोग करते हैं, 3 बार करता है बस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और कितना सारा बस है, एक ही बस है, ठीक है, एक ही बस है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बस, सॉरी वो तो ऊपर लिखेंगे, पहले हम इस तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं। 40 किलोमीटर जाना है और 40 किलोमीटर आना है, ठीक है। तो इंटू 2 हो जाएगा, और ऐसा कितना बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें बता दिया है, ऐसा 3 बार किया जाता है, और ये पूरे एक दिन में होता है, और ऐसा पूरे मंथ में 25 दिन होता है, और ऐसा एक बस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बस, ये तुम लोग को खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, मतलब समझना है, रटो मत, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर इनटू डिस्टेंस कवर पर डे पर बस इनटू नंबर ऑफ ट्रिप इनटू नंबर ऑफ डेज। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 मतलब 80, 80 इंटू 3 240, 240 इंटू 25, तो 240 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 6000 किलोमीटर। अब निकालना है पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, तो पैसेंजर इंटू किलोमीटर, तो कितना पैसेंजर होता है, तो यहाँ पर देखते हैं। पैसेंजर जो है यहाँ पर दिया हुआ है 40 पैसेंजर, एक ट्रिप में 40 पैसेंजर होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 40 पैसेंजर, क्योंकि ये पूरा ही सीटिंग कैपेसिटी यूटिलाइज होता होगा, बिकॉज यहाँ पर दिया नहीं है कि कितने लोग मतलब बैठेंगे, तो फिर 100% सीटिंग कैपेसिटी मान के हमें चलना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 × 4 24, और यहाँ पर 4 जीरो, ठीक है 24, मतलब 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। पर मंथ, ठीक है। तो ये इतना पैसेंजर किलोमीटर हो गया, इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, ये डेटा से डिवाइड, ये डेटा को डिवाइड करना है टोटल कॉस्ट से, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। यहाँ पर लिखेंगे पर मंथ, और यहाँ पर लिखेंगे पर एनम। ये क्यों लिखा मैंने, पिछले वाले में तो ऐसा नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ ना आधा डेटा मंथ में है, आधा डेटा ईयर में है, ठीक है। तो मुझे कोई भी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे लिए कैलकुलेशन आसान होगा। और लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, इसको जो है इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा मंथली है, तो बेसिकली मुझे मंथली वाला ही डेटा चाहिए, लेकिन पास में अगर एनुअल वाला लिखेंगे तो मुझे इसको चेंज करने में आसानी होगा। बाकी ये मैंडेटरी नहीं है कि पर एनम भी लिखो, क्योंकि मुझे तो पर मंथ ही निकालना पड़ेगा। पर मंथ इसीलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ये जो पैसेंजर किलोमीटर है वो पर मंथ के हिसाब से है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। अब देखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर क्या क्या आ जाता है। तो स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर आएगा यहाँ पर फिक्स्ड खर्चा। फिक्स्ड खर्चा में सबसे पहले बस का कॉस्ट दिया है, इससे हम लोग इंश्योरेंस निकाल सकते हैं और इससे हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, बस का कॉस्ट है 10 लाख, ठीक है। हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम लोग एसएलएम निकालेंगे, क्योंकि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया हुआ है 2.5 इयर्स, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई रेट ऑफ डिप्रिशिएशन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब एसएलएम मेथड में लगेगा, डिवाइडेड बाय 2.5 इयर्स, ठीक है। और ये सारा चीज जो है डिप्रिशिएशन के टॉपिक में कवर होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम डिप्रिशिएशन तो ज्यादा क्या बताए, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरा डिप्रिशिएशन का क्लास चल रहा है, चाहो तो लेके देख सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। कि ये एसएलएम क्यों लगा। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये हम लोग का हो गया 4 लाख। अब ये ईयर से डिवाइड करने से ये जो 4 लाख हम लोग का आया, ये हम लोग का पर एनम आया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। और अगर इसे मुझे मंथली में ट्रांसफर करना है, जो कि करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये डेटा मंथली है, मंथली से मंथली ही डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो पर मंथ का पता चल जाएगा। तो पर मंथ का कितना हो गया, 33,333, 33,333। तो ये भी रुपीज में आंसर आ रहा है, ये भी रुपीज में आंसर आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा खर्चा है देखते हैं। इसके बाद है हम लोग का इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योर्ड बोला है तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का खर्चा कितना होगा। इंश्योरेंस का हो जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो गाड़ी के कॉस्ट पे होता है, 10 लाख इंटू 3% पर एनम बोला है, तो इसका मतलब 30,000 पर एनम हो जाएगा। अब 30,000 पर एनम मतलब मंथली कितना हो जाएगा, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 2,500, ठीक है, पर मंथ हो गया। अच्छा, इंश्योरेंस के बाद कौन सा खर्चा आएगा, एनुअल टैक्स 20,000, तो ये हो गया एनुअल टैक्स। एनुअल टैक्स यहाँ पर लिख देंगे 20,000, ठीक है। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 12, पर मंथ का आ जाएगा 16,1667 होगा, 1667। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1667, ये हो गया एनुअल टैक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या खर्चा है। एनुअल टैक्स के बाद है गैरेज रेंट, वो बोला है 20,000 पर मंथ। तो रेंट भी तो गाड़ी चले या ना चले, गाड़ी गैरेज में रहे या गाड़ी अपने काम में जाए, रेंट तो देना ही पड़ेगा। गैरेज रेंट है 20,000 पर मंथ, तो अब यहाँ पर लिखेंगे
पर मंथ में लिखेंगे 20,000, क्योंकि मैंने ईयर का भी कॉलम बना रखा है, तो अब इससे ईयर में ट्रांसफर कर देते 2,40,000, नहीं तो कॉलम तो आधा अधूरा रह जाएगा ना, तो 2,40,000 हो गया पर एनम वाला। फिर यहाँ पर बोला है एनुअल रिपेयर 2,04,000, तो रिपेयर का मैंने बोला है अलग ही हेड हम लोग बना लेंगे, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोल के, तो वहां पर लिख देंगे, ठीक है। इसको अभी एक बार बाकी रखते हैं एनुअल रिपेयर को, ठीक है, एनुअल रिपेयर को एक बार बाकी रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि बस का लाइफ बताया है 2.5 ईयर्स, उसका मैंने यूज कर लिया। फिर बोल रहा है ड्राइवर सैलरी, तो ये हमारा होना चाहिए 30,000 पर मंथ, और कंडक्टर का सैलरी, तो ड्राइवर्स सैलरी, कंडक्टर्स सैलरी, ठीक है। तो ड्राइवर सैलरी बोला है 30,000 पर मंथ, तो 30,000 पर मंथ होने से हो जाता है 3,60,000 पर एनम, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कंडक्टर्स का सैलरी में बोला है 25,000 पर मंथ, तो 25,000 पर मंथ मतलब पूरे साल का कितना होगा, 25 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। ये हम लोग का 3 लाख हो गया। और देखते हैं क्या फिक्स्ड खर्चा है, सारा खर्चा ही मैंने लिखा है सिवाय एनुअल रिपेयर के। अच्छा, यहाँ पर हमें बोला है कि कमीशन मिलेगा ड्राइवर और कंडक्टर को इक्वली, लेकिन वो कमीशन का वैल्यू क्या होगा, सेल वैल्यू का 10%। अब सेल तो हमारा वेरी करेगा, थोड़ी ना जरूरी है कि हर बार एक ही जैसा सेल होगा, मतलब ये मेरा किस में जाना चाहिए, ये खर्चा जो है ये मेरा देखो ये मेरा रनिंग में भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मतलब इसको कैसे बताएं, देखो ये जो हम लोग का कमीशन है, हाँ इसको रनिंग में ही देंगे, देखो रनिंग में ही देंगे, सही बोल रहे थे, रनिंग यानी वेरिएबल में देंगे, क्योंकि हम लोग का गाड़ी चलेगा तो ही सेल होगा, अगर सेल होगा तो कमीशन मिलेगा, क्योंकि 10% ऑफ सेल बोला है, गाड़ी चलने से सेल होगा, यानी ये वेरिएबल में जाएगा, ये जो कमीशन वाला पॉइंट है, ठीक है। स्टेशनरी, स्टेशनरी हम लोग का फिक्स्ड होता है 1,000 पर मंथ, स्टेशनरी का खर्चा कभी गाड़ी चलने पे डिपेंड नहीं करेगा, तो स्टेशनरी का जो है ये हमें बताया है 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ का मतलब इंटू 12 करने से 12,000 पर एनम हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी, तो ये भी हम लोग का फिक्स्ड में जाएगा, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी, ठीक है। ये हम लोग का 17,000, ये भी हम लोग का स्टैंडिंग यानी कि फिक्स्ड में जाएगा, जो फिक्स्ड है उसी को यहाँ पर स्टैंडिंग बोला जाता है। तो एनुअली हो गया 2,04,000, एनुअली हो गया 2,04,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर पेट्रोल का खर्चा, तो ये वेरिएबल में जाएगा, बस और कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस बोल के, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ए, ठीक है। हम ये साइड का टोटल कर लेते हैं, इंटू 12 कर देंगे तो इधर का भी मिल जाएगा, तो 20 और 30 50, 50 और 25 75, 76, 76 प्लस 17, तो ये हो गया 93, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 93, 93 प्लस मतलब 93,000, 93,000 प्लस 3,3,3,3,3 प्लस 1,667 प्लस 2,500, तो ये हो गया 1,30,500, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,30,500, ये पर मंथ का हो गया, इंटू 12 करने से पर एनम का आ जाएगा 15,66,000, अगर तुम लोग टोटल करोगे तो भी तुम लोग को यही डेटा मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रनिंग चार्जेस, पॉइंट बी देके लिखेंगे रनिंग चार्जेस यानी वेरिएबल, वेरिएबल को यहाँ पर रनिंग चार्जेस बोला जाता है। रनिंग चार्जेस में क्या क्या आएगा चेक करते हैं, तो रनिंग चार्जेस में हम लोग का आ जाएगा सबसे पहले ये वाला, ये देखो डीजल वाला खर्चा कहाँ गया, पेट्रोल डीजल, ठीक है, पेट्रोल डीजल आएगा, और यहाँ पर ये कमीशन का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पेट्रोल एंड ऑयल, ये खर्चा आएगा। ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर बोला है कि 500 पर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाने से, सीधा बात है 100 किलोमीटर जाने से 500 रुपीज का खर्चा। अब बस कितना किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर जाने से 500 बाई 100, बस कितना किलोमीटर चला है 6,000 किलोमीटर, ये देखो
यहाँ दिखाते हैं बस का किलोमीटर कवर कितना है। बस का किलोमीटर कवर है, यहाँ पर दिखेगा, ये देखो 6000 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर तुम लोग का जगह है तो तुम लोग यहाँ पर दिखा सकते हो, ये वर्किंग नोट 1 कर दो और नीचे वर्किंग नोट 2 करके दिखा सकते हो, ठीक है। या फिर वहां पर भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर जगह नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, अगर किसी का जगह नहीं है नो इश्यूज, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर करने से लगेगा बीच में हो रहा है। देखो यहाँ करने का जरूरत नहीं, तुम लोग चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6000। एग्जाम में तुम लोग चाहो तो इससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर लेना, मतलब इसको प्रॉपर जगह पे लिख के कर सकते हो। तो 100 किलोमीटर जाने का 500 रुपए का खर्चा, तो 6000 किलोमीटर बस ट्रैवल करा। अब तुम लोग सोचोगे पैसेंजर किलोमीटर क्यों नहीं लिया मैंने, किलोमीटर ही क्यों लिया, क्योंकि देखो पैसेंजर मल्टीप्लाई करने से हमें पैसेंजर किलोमीटर मिलता है, लेकिन पैसेंजर बस में चढ़े या ना चढ़े, बस जितना किलोमीटर जाएगा उतना ही किलोमीटर पेट्रोल ऑयल का खर्चा होता है, ठीक है। तो हमेशा ये किलोमीटर ट्रैवल पे लगाना चाहिए। तो 6000 इंटू 5, तो ये हम लोग का हो जाता है 30,000 पर मंथ। अब ये मंथली क्यों आया, क्योंकि ये तो किलोमीटर पे दिया हुआ था, 6000 हमारा मंथली है, तो इसका मतलब ये 30,000 जो आंसर निकल के आ रहा है ना, ये हमारा मंथली है, ठीक है। ये कभी भी ईयर वाले में मत लिखो, क्यों, क्योंकि 500 से 100 डिवाइड करने से हमारा आएगा 5 रुपए पर किलोमीटर। तो 6000 किलोमीटर का 30,000। अब 6000 किलोमीटर एक महीने का है, ठीक है, एक महीने का डिस्टेंस कवर है, तो इतना हो गया। अब इसको इंटू 12 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3,60,000, जो कि हम लोग का पर एनम का डेटा होता है। इसके अलावा होगा कमीशन टू ड्राइवर, कमीशन टू ड्राइवर और कमीशन टू कंडक्टर। वो हमें नहीं पता कितना होगा, उसका हमें वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 से हमें निकालना पड़ेगा। तो पीछे हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पर हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेट जब कंप्लीट होगा तभी हमारे पास निकल के आएगा टोटल रनिंग एक्सपेंसेस, टोटल रनिंग एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट, यहाँ पर पॉइंट भी, ठीक है, जो कि अभी तक मुझे नहीं पता कितना होगा। फिर यहाँ पर हम लोग मेंटेनेंस का पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट सी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हम लोग लिखेंगे कौन सा वाला खर्चा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये देखो 2,04,000, तो यहाँ पर लिखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एनुअल बोल दिया था 2,04,000, ठीक है। तो 2,04,000 डिवाइडेड बाई अगर 12 करेंगे तो मंथली वाला पता चल जाए, तो 17,000, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 17,000। और ये सब टोटल कर देने से हम लोग को मिलेगा टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये सब टोटल करने से मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी करने से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लेकिन ये जगह फिलअप करने के लिए इसके बाद भी हमें लेकिन जगह चाहिए, सिर्फ यहाँ पर लिखने से नहीं होगा, इसके बाद भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट, हमें कॉस्ट निकालने बोला, इसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट इसी कॉलम में, ठीक है। प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करने से हमें मिल जाएगा सेल वैल्यू, जिसको यहाँ पर बोलते हैं टेकिंग्स, ठीक है। बस के केस में सेल वैल्यू को बोलते हैं टेकिंग्स, मतलब कितने लोगों को लेके जा रहे हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखो मेरे पास मिसिंग फिगर क्या है, कमीशन टू ड्राइवर और कंडक्टर, ये मिलेगा तभी जाके मेरा आगे का कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कमीशन टू ड्राइवर एंड कंडक्टर, ठीक है। कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, चलो। तो देखो बोला है कि सेल का मतलब टेकिंग्स यानी सेल, सेल का कितना परसेंट कमीशन दिया जाएगा, बोला है 10%, ठीक है। तो सेल क्या होता है, सेल का मतलब होता है या टेकिंग्स, जो कि यहाँ पर लैंग्वेज यूज हुआ है, तुम लोग चाहो तो टेकिंग्स भी लिख सकते हो, ठीक है। टेकिंग्स यानी कि सेल, टेकिंग्स यानी कि सेल्स, सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो टेकिंग्स हम मान लेते हैं कि एक्स है, सेल हम मान लेते हैं कि रुपीज एक्स है। ठीक है, तो फिर मेरा कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? कॉस्ट में आ जाएगा मेरा देखो, कॉस्ट में मेरा आ जाएगा स्टैंडिंग कॉस्ट। स्टैंडिंग कॉस्ट जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है। कॉस्ट में मेरा क्या क्या आएगा? स्टैंडिंग चार्जेस जो कि मेरा है 1,30,500, अगर हम मंथली वाला लेते हैं। ठीक है, तो 1,30,500 प्लस और क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, या रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में कितना कितना आ रहा है? रनिंग कॉस्ट मेरा 30,000 आ रहा है। ठीक है, रनिंग कॉस्ट आ रहा है मेरा 30,000। ठीक है, और एक चीज आ जाएगा मेंटेनेंस। ठीक है, ये देखो रनिंग कॉस्ट में ये आएगा कमीशन टू ड्राइवर ऑफ कंडक्टर। कमीशन कितना बोला है? देखो कमीशन बोला है 10% ऑफ टेकिंग्स। ठीक है, तो 10% ऑफ टेकिंग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर 10% ऑफ एक्स। ठीक है, कमीशन आ गया, प्लस यहाँ पर लिखेंगे मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस मेरा कितना है? मेंटेनेंस चार्जेस है मेरा 17,000 मंथली वाला। ठीक है, 17,000। और प्रॉफिट कितना बोला है? 15% ऑफ टेकिंग्स। कहाँ बोला है? ये देखो नीचे बोल रखा है 15% ऑफ टेकिंग्स। टेकिंग्स कितना है? एक्स है। ठीक है, तो यहाँ एक बार लिख देते, लेट टेकिंग्स बी रुपीज एक्स। और कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा वो यहाँ पर लिख देते। कॉस्ट में आ जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस प्लस रनिंग चार्जेस प्लस यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस प्लस यहाँ पर प्रॉफिट। सॉरी, प्रॉफिट तो अलग से होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडिंग में क्या आ गया जो टोटल किया? रनिंग में क्या आ गया? 30,000, ये हो गया। देखो ये मेरा कमीशन। ठीक है, कॉस्ट में मेरा क्या क्या आ गया? तो यहाँ पर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर थोड़ा एक बार डिटेल्स में लिख दे। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि पता नहीं बाद में तुम लोग भूल जाओ तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते चलो स्टैंडिंग चार्जेस। रनिंग में, रनिंग चार्जेस में हम लोग का हो जाएगा, रनिंग में या ब्रैकेट में लिख देते हैं डीजल का खर्चा प्लस कमीशन। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में ये तुम लोग के समझने के लिए, जो कि 10% ऑफ एक्स बोला है, 10% ऑफ टेकिंग्स प्लस प्रॉफिट जो कि 15% ऑफ टेकिंग्स बोला है। बस अब इसका कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो ये एक्स माइनस यहाँ पर 10% ऑफ एक्स। 10% ऑफ एक्स का मतलब हो जाएगा 0.1 एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 0.15 एक्स। ठीक है, और ये टोटल करते हैं 1,30,500 प्लस ये हो गया 30 और 17 47,000, तो ये हो गया 1,77,500। और यहाँ पर देखते हैं इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 माइनस 0.1 माइनस 0.15, तो ये हो गया 0.75 एक्स। 1,77,500, तो एक्स हो जाएगा 1,77,500 डिवाइडेड बाई 0.75। तो देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया हम लोग का कुछ इतना 2,36,667। 2,36,667, मतलब ये हो गया टेकिंग्स पर मंथ। ठीक है, ये भी पर मंथ ही होगा क्योंकि पर मंथ के साथ ही हम लोग पर मंथ का डेटा लगा सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग्स पर मंथ हो गया। अब हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं कमीशन कितना होगा। तो कमीशन हो जाएगा टेकिंग्स का 10%, यानी 10% इंटू 2,36,667, मतलब ये हो जाएगा 2,366,7। ठीक है, ये इतना आ जाएगा क्योंकि देख लो इसका 10%, 2,366,7। ठीक है, अब ये कमीशन जो है, ये कमीशन पर मंथ, और ये ड्राइवर और कंडक्टर अपने अंदर इक्वली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ड्राइवर और कंडक्टर का कितना जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 करने से जितना आएगा, तो ये हम लोग का आ जाता है 11,833 पर मंथ करके ड्राइवर और कंडक्टर का। तो चलो ये लिख देते हैं यहाँ पर यहाँ पर 11,833, 11,833। ठीक है, और इसको अगर इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,42,000। तो ये हो जाएगा 1,42,000, 1,42,000। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ इसे कवर करना पड़ेगा, ये निकाल लेंगे हम लोग टोटल जो है रनिंग चार्जेस। तो 1,42,000 प्लस 1,42,000 प्लस 3,60,000, तो ये हम लोग का हो गया 6,44,000 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो पर मंथ का आ जाएगा, ये कुछ हो जाएगा इतना 53,667 53,667, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। और मेंटेनेंस अब सब मिला लेना है, तो तीनों मिलाने से टोटल आ जाएगा। तो 1,30,500 प्लस 53,667 प्लस 17,000, तो ये हो जाएगा 2,01,167 2,01,167 इंटू 12 करने से हमें पूरे 12 मंथ्स का भी मिल जाएगा। 24,14 ये कितना आ रहा है 2,01,167 इंटू 12 24,14,004 24,14,004 ये ना शायद इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, हम एक बार इसको चेक कर लेते क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा। 6,44,000 प्लस 2,04,000, ठीक है। तो ये आ रहा है 24,14,000, तीन जीरो ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 नहीं आएगा, वो 7 आ रहा है बिकॉज अप्रोक्सीमेशन के वजह से। तो जब हम इंटू 12 करें तो वैसा आ रहा है, तो मैंने ये कॉलम वाइज टोटल कर दिया। तो ये हमें टोटल कॉस्ट मिल गया, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट के बाद हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट भी लगाएंगे। इसके बाद वाले पॉइंट पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ये देखो, प्रॉफिट हो जाएगा 15% इंटू 2,36,667, क्योंकि टेकिंग्स का बोला है 15%, तो 23,667 इंटू 15%, तो ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो रहा है 35,500 हम वो 0.05 को इग्नोर कर रहे हैं, तो 35,500 ये सब तुम लोग वर्किंग नोट लिख लेना, वर्किंग नोट 2 से आया है बोल के, ठीक है। अब टोटल करना पड़ेगा, तो टेकिंग्स आ जाएगा। तो टोटल कितने के साथ करना है, ये 201167 तो ये हम लोग का आ गया 236,667 236,667, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, एक सेकंड क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर ये है 24,14,000, ठीक है। 24,14,000। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है इसको मुझे ईयरली प्रॉफिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये कॉलम बना रखा है जो कि 4,26,000 है। 4,26,000 प्लस 24,14,000 था, 24,14,000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 28,40,000, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर इस तरीके से आ गया। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है चैप्टर बोल सकते हो, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है इसमें, मतलब कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर वैसे आसान है, ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट, हाँ इस तरीके का अगर क्वेश्चन दे दे कमीशन वगैरह तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। आसान है वैसे भी, देखो कॉस्ट कैसे निकालते, सेल्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। हाँ मेरा थोड़ा प्रेजेंटेशन इधर उधर हो गया, मतलब वर्किंग नोट ऊपर फिर बीच में सोल्यूशन फिर वर्किंग नोट टू, तुम लोग को लेकिन ऐसा नहीं करना है। तुम लोग को जब भी करना है जो भी वर्किंग नोट करोगे वो एकदम एक के बाद एक करना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट कहाँ पर करने से बेटर होगा, सोल्यूशन का जगह रख के उसके बाद करोगे तो भी चलेगा, और अगर आगे कर देते हो तो भी ठीक है, पूरा वर्किंग नोट एक ही जगह पे करना। अच्छा, अब देखो ये वाला इलास्ट्रेशन 4, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एसएमसी इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 buses each playing in different direction for the transport of its school student। तो एसएमसी एक पब्लिक स्कूल है जिसके पास 5 बस है, ठीक है। और हर एक बस जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है अपने स्कूल स्टूडेंट्स को पिक करने के लिए। इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलिंग ऑफ द बस सर्विस, द बस
वर्क टू शिफ्ट डेली बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून। बोल रहा है कि बस को कितना बार सर्विस देना पड़ता है स्टूडेंट्स लोगों को पिक करने के लिए फिर उन्हें घर पहुंचाने के लिए। बोल रहे दो शिफ्ट में काम करता है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। द बसेस आर गैरेज्ड इन द स्कूल। बस कहाँ पर रहता है, अपने काम के बाद वो गैरेज में ही रहता है। द वर्क लोड of students has been so arranged that in the morning the first trip picks up senior student and the second trip playing an hour later picks up the junior student। तो क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि दो ट्रिप जो होता है वो कैसे चलता है। बोल रहा है कि पहला ट्रिप में क्या होता है कि जो सीनियर स्टूडेंट है उन्हें बस पिक करता है, फिर 1 घंटे बाद जूनियर जो स्टूडेंट है उसे पिक करता है। सिमिलरली आफ्टरनून, दोपहर में, first trip take the junior student and an hour later the second trip takes the senior students। ठीक है, मतलब अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा बने। ठीक है, ये देखो ऐसे हो रहा है। बस जो है मॉर्निंग में, पहले मॉर्निंग में निकला, ठीक है, मॉर्निंग में गैरेज से निकला और गया जाके सीनियर स्टूडेंट को पिक कर लिया। ठीक है, फिर वापस आ गया। आने के बाद आफ्टर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे बाद फिर वो निकला गैरेज से, बस फिर निकला गैरेज से। ठीक है, गैरेज से निकल के वो गया और पिक किया जूनियर स्टूडेंट को और फिर वापस आ गया। ठीक है, जूनियर स्टूडेंट को पिक किया फिर वापस आ गया। और सेम तरीके से ये कब हुआ, ये आफ्टरनून में हुआ, ये आफ्टरनून में। ठीक है, सेम तरीके से क्या होगा देखो, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। सिमिलरली इन द आफ्टरनून द फर्स्ट ट्रिप टेक्स द जूनियर स्टूडेंट एंड एन आवर लेटर द सेकंड ट्रिप टेक्स द सीनियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर जब घर पहुंचाने का बारी आएगा तो पहले जूनियर स्टूडेंट को पिक करेगा स्कूल से और घर तक पहुंचा देगा, फिर सीनियर स्टूडेंट को पिक करेगा फिर घर तक पहुंचा देगा। ठीक है, वही 1 घंटा बाद सेम तरीके से बोला है। तो यहाँ पर इनका सिस्टम बता दिया है कि कैसे करके होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर। 5 बसेस है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ईच बस, एक एक बस कितना किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर वन वे। ठीक है, वन वे 8 किलोमीटर बोला है, मतलब टोटल 16 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है एक एक बस को। क्यों, क्योंकि 8 किलोमीटर जाएगा गैरेज से, 8 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, स्टूडेंट्स को लेगा, फिर वापस गैरेज मतलब स्कूल तक आएगा, तो 16 किलोमीटर। द स्कूल वर्क्स 25 डेज इन ए मंथ। और एक महीने में स्कूल 25 दिन खुला रहता है एंड रिमेन क्लोज फॉर वैकेशन इन मई, जून एंड दिसंबर। बस फी however is payable by the students for all 12 months in a year। बोल रहा है कि पूरे ईयर में 3 मंथ्स स्कूल बंद रहता है, मई, जून और दिसंबर, लेकिन बस फी जो है स्टूडेंट को पूरे 12 मंथ्स का ही भरना पड़ेगा। और जो स्कूल वर्क्स है वो 25 डेज होता है मंथली और डिस्टेंस कवर है 8 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर खर्चे बताए गए हैं कि बस को मेंटेन करने का क्या क्या खर्चा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, सबसे पहले प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड ए फ्लीट ऑफ 5 बस फॉर ईयर। तो एक साल में एक बस का खर्चा और 5 बस का खर्चा कितना है, ये दोनों चीज हमें निकालने बोला है। तो खर्चा तो हम लोग निकाल लेंगे और इसके साथ और क्या निकालने के लिए बोला है देखते हैं। ऑपरेटिंग, बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें निकालने बोला है। ठीक है, और उसके बाद बोला है यहाँ पर कॉस्ट भी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो कॉस्ट भी निकालने बोला है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच बस एंड 5 बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय 5 बस इन ए ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 8 किलोमीटर जाना है और 8 किलोमीटर आना है। ठीक है, 8 किलोमीटर जाना है, 8 किलोमीटर आना है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन बस डेली। ठीक है, डेली डिस्टेंस कवर ये हो गया। अब इनटू कर देंगे यहाँ पर
अच्छा ये डेली जो है ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय, हम ऐसे लिख दे पर बस, तो थोड़ा कम जगह लगेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। पर बस, एक बस का डिस्टेंस कवर्ड बाय पर बस, ये हो गया 16 किलोमीटर। लेकिन वो तो देखो एक शिफ्ट का होगा, ऐसा जो है टोटल 4 शिफ्ट होता है। क्यों? देखो मॉर्निंग में जो सीनियर स्टूडेंट को लेने जाता है, ठीक है, तो कितना किलोमीटर गया? 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर उनको लेके स्कूल में वापस आता है, तो कितना हो गया? 8 किलोमीटर। फिर दोपहर में जो है 1 घंटा बाद फिर वो क्या करता है? 8 किलोमीटर, ये दोपहर में नहीं होगा, ठीक है, ये 1 घंटा बाद होगा, ठीक है। फिर देखो आफ्टर 1 आवर, ठीक है, ये आफ्टर 1 आवर सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर 1 आवर, ये लोग क्या करते हैं? 8 किलोमीटर फिर निकलते हैं, जूनियर स्टूडेंट को लेते हैं, फिर 8 किलोमीटर ट्रेवल करके वापस आते हैं। ये तो हो गया स्कूल में बच्चों को पहुंचा दिया। अब ये मॉर्निंग शिफ्ट में हो गया। और आफ्टरनून में क्या होता है? आफ्टरनून में अब यहाँ से स्कूल से बच्चे को लेके जाते हैं, सबसे पहले जूनियर स्टूडेंट को उनके घर ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर से 8 किलोमीटर गया, और 8 किलोमीटर वापस आके फिर से गैरेज में बस खड़ा हो जाता है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद जो है सीनियर स्टूडेंट को जो है उनके घर तक पहुंचाता है, फिर वापस आता है। तो यानी 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर, तो सारे दिन में एक बस 8 किलोमीटर करके कितना बार ट्रेवल करता है? तो 8 किलोमीटर करके राउंड ट्रिप जो है वो 1 2 3 4 बार हो जाता है। 1 2 3 4 राउंड ट्रिप होता है, ठीक है। 4 राउंड ट्रिप, 4 राउंड ट्रिप, यानी कि डिस्टेंस कवर बाय पर बस, ये हो गया 16 किलोमीटर पर बस का, पर ट्रिप, एक ट्रिप में, ठीक है, एक ट्रिप में। या फिर ऐसे लिखते हैं, पर बस इनटू, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ राउंड ट्रिप, ये लिखना चाहिए, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पर बस इन 1 ट्रिप, ठीक है। एक ट्रिप में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 16 किलोमीटर, ऐसे करके 16 16 16 16, 4 राउंड ट्रिप हो गया, ठीक है। और ये हो गया एक दिन का, ये एक दिन का हो गया, इनटू हो जाएगा 25 डेज, क्योंकि एक एक बस जो है वो पूरे मंथ में 25 दिन चलता है, तो डेज इन मंथ, डेज इन मंथ, ठीक है, इनटू हो जाएगा मंथ्स ट्रेवल्ड। एक काम करते हैं, ईयर वाला अलग से निकाल लेंगे। क्यों बोलो तो ईयर वाला अलग से निकाल लेंगे? क्योंकि हमें दो अलग अलग निकालने के लिए बोला है। और ये तो एक बस का हो गया, और इनटू कर देंगे 5 बस, ठीक है, तो हमें 5 बस का मिल जाएगा। यहाँ पर इनटू कर देते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ बस, तो ये हो गया मेरा। ये अगर एक बस का है, मुझे 5 बस बोल रखा है, इंटू 5 कर देंगे, आ गया, ये रहा, इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बस मुझे बोला है 5, इंटू कर देंगे 5 बस, ठीक है। अच्छा, ये मेरा मंथली निकल गया। अगर मुझे ईयरली निकालना है तो वो भी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये टोटल करते देखते कितना आता है। 16 × 4 × 25 × 5, तो ये हो गया मेरा 8,000 किलोमीटर पर मंथ, ठीक है। 8,000 किलोमीटर पर मंथ। अब मुझे ईयरली भी निकालने के लिए बोला है, ये देखो नीचे यहाँ पर, each bus gives यहाँ पर prepare a statement showing the expenses of operating a single bus and a fleet of 5 bus for a year। अच्छा, दोनों ही ईयर में निकालने बोला है, सिंगल बस और 5 बस का। अच्छा ठीक है, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर फिर चेंजेस करना चाहिए। इनटू यहाँ पर लिखेंगे मंथ ट्रेवल्ड इन ए ईयर, मंथ
ट्रेवल्ड इन ए ईयर, तो मुझे ईयरली ही सब निकालने बोला है, लेकिन एक बार एक बस का, एक बार 5 बस का, ठीक है। तो थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ पर 1 बस लिखेंगे, एक बस का निकल जाएगा, फिर इंटू 5 कर देंगे तो 5 बस का निकल जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से ये थोड़ा सा हटाते हैं, ये 25 दिन का है, तो ये 25 दिन इंटू कितना मंथ जो है बस चलता है, चलो देखते हैं। 3 मंथ्स जो है बस बंद रहता है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर बोला था ना, 3 मंथ्स बस बस का सर्विस बंद रहता है, ठीक है। ये देखो, मई जून और दिसंबर, ठीक है, तो फिर 9 मंथ्स बस चलता है, 9 मंथ्स पूरे साल में। तो पूरे साल में एक बस कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, हर एक बस एक राउंड ट्रिप में 16 किलोमीटर जाता है, और ऐसा 4 राउंड ट्रिप लगाता है, तो 64 किलोमीटर जाता है, और 25 दिन एक महीने में चलता है, तो फिर मंथली 1600 किलोमीटर, और 9 मंथ्स में 14,400 किलोमीटर चलता है एक बस, 14,400 किलोमीटर पर एनम फॉर 1 बस, ठीक है। ये डिस्टेंस एक बस एक साल में इतना। देन फॉर 5 बस, इसमें लिख देते, देन फॉर 5 बस कितना हो जाएगा, देन फॉर 5 बस हो जाएगा, 5 बस का 14,400 इंटू 5 करेंगे तो 5 बस का पूरे साल भर में कितना किलोमीटर होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, 72,000 ठीक है, 72,000 किलोमीटर पर एनम, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया। तो एक तो हम लोग का निकला कि पर मंथ जो है एक बस का कितना होता है, पर एनम एक बस का कितना होता है, 5 बस का पर एनम कितना होता है, ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट कोई और चीज कैलकुलेट करना है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, करना होगा तो चेक कर लेंगे, अभी हम लोग बना लेते हैं स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड फ्लीट ऑफ 5 बस फॉर ईयर। तो हमें कॉस्ट भी बताना है कि एक बस को ऑपरेट करने का खर्चा कितना है, और 5 बस को ऑपरेट करने का खर्चा कितना है पूरे एक साल में। तो कॉस्ट निकालना है, वो निकालेंगे, ठीक है, पॉइंट ए में। तो चलो पहले ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट ए, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस of operating bus or buses for a year। बस मतलब एक बस, और बसेस मतलब 5 बस, ठीक है। अब यहाँ पर बनाते हैं पर्टिकुलर्स, पर बस पर एनम, और यहाँ पर फ्लीट ऑफ 5 बस, फ्लीट ऑफ 5 बस पर एनम, फ्लीट ऑफ 5 बस पर एनम होगा। सबसे पहले आएगा स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में देखते हैं क्या होगा, स्टैंडिंग चार्जेस में हमारा फिक्स्ड खर्चा आएगा, देखते हैं क्या क्या फिक्स्ड खर्चा है। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है ड्राइवर सैलरी, तो ड्राइवर सैलरी आ जाएगा, ठीक है। ड्राइवर सैलरी है 4,500 पर मंथ पर ड्राइवर, तो यहाँ पर लिखते हैं ड्राइवर्स सैलरी, क्योंकि ये फिक्स्ड में आता है, अभी मैंने बताया क्यों, ठीक है। तो ड्राइवर सैलरी हो जाएगा 4,500 पर मंथ पर ड्राइवर, ठीक है। तो 4,500 पर मंथ पर ड्राइवर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझने वाला है, एक ड्राइवर का 4,500 रुपए मंथली, तो हम लोग तो 5 बस ऑपरेट कर रहे हैं, तो 5 बसेस का कितना होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। तो 4,500 इंटू 12 करेंगे तो हमें ईयरली मिल जाएगा, 4,500 इंटू 12, तो ये हो गया 54,000, ठीक है। और अगर हमें 5 बस का निकालना है तो 54,000 एक बस का, तो 5 बसेस का हो जाएगा 2,70,000, 2,70,000।
2,70,000, ठीक है, ये हो गया हम लोग का ड्राइवर का सैलरी, ठीक है। फिर ये देखो 4,500 बोला था एक ड्राइवर का सैलरी, ठीक है, एक महीने का एक ड्राइवर का सैलरी। तो ये क्या है, एक बस में एक ही ड्राइवर रहेगा तो एक ड्राइवर का पूरे साल भर का सैलरी, तो 5 का कितना हो जाएगा इंटू 5 करने से। फिर क्लीनर्स सैलरी, क्लीनर्स सैलरी, क्लीनर सैलरी कितना बोला है 3,500 पर मंथ। अब यहाँ पर सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स, तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, यहाँ पर बोला है 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल 5 बसेस, तो यहाँ पर एक क्लीनर से ही काम चल जाता है 5 बस का। तो 3,500 पर मंथ जो है तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 3,500 पर मंथ है तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, तो 3,500 इंटू 12 करेंगे तो 12 मंथ्स का हमें मिल जाता है यहाँ पर 42,000। ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 क्लीनर का मतलब देखो ये 5 बस के लिए एक क्लीनर अपॉइंटेड है, तो एक क्लीनर को पूरे साल में इतना देना पड़ता है, ठीक है। तो 5 बस के लिए एक ही क्लीनर अपॉइंटेड है, जैसे कि इसमें नहीं था, ड्राइवर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, 5 ड्राइवर ही चाहिए होगा 5 बस के लिए, एक ड्राइवर 5 बस कैसे चलाएगा। 42,000 हो गया 5 बस का। अब मुझे अगर एक बस का निकालना है तो डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पर समझने वाला था। देखो ड्राइवर का सैलरी हमें कितना बोल दिया था 4,500 पर मंथ पर ड्राइवर, एक ड्राइवर का 4,500, तो एक ड्राइवर फॉर एक बस, तो 4,500 इंटू 12 करेंगे तो पर ईयर निकल जाएगा, और 5 का हो जाएगा इससे इंटू 5 कर देंगे तो 54,000 से, ठीक है। तुम लोग चाहो तो साइड साइड में लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कैसे करके कैलकुलेट किया है। और क्लीनर एक ही लगता है 5 बस के लिए, तो पूरा ईयरली इधर लिख दिया और डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला है लाइसेंस फीस टैक्सेस, लाइसेंस फीस और टैक्सेस। लाइसेंस फीस और टैक्सेस कितना है 8,600 पर बस पर एनम, एक बस का 8,600 पर एनम बता दिया, तो ये डायरेक्टली लिख दिया। और 5 बस का चाहिए पूरे साल भर का, तो इंटू 12 इंटू 5 करना पड़ेगा। 8,600 ये पर एनम फॉर 1 बस है, देन फॉर 5 बस 43,000 लाइसेंस फीस एंड टैक्सेस के बाद यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस 10,000 पर बस पर एनम, तो इंश्योरेंस 10,000 पर बस पर एनम, तो 10,000 हो गया पर बस पर एनम, तो 5 बस के लिए हो जाएगा 50,000, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस, तो रिपेयर मेंटेनेंस को तो हम अलग से रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले कॉलम में डालेंगे, तो इसको रख देते हैं अभी। नीचे देखते हैं परचेज प्राइस ऑफ बस, तो परचेज प्राइस तो नहीं लिखा जाएगा इसका डेप्रिसिएशन वगैरह लिखेंगे। लाइफ ऑफ बस बोला है, स्क्रैप वैल्यू बोला है, तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन हो जाएगा, एक बस 15 लाख का है, देखो ये जो है एसएलएम मेथड लगेगा, जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, -3 लाख डिवाइडेड बाई 12, -3 लाख डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये एक बस का डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा 1 लाख पर एनम, ठीक है। तो 5 बस का कितना हो जाएगा, 5 बस का हो जाएगा 5 लाख, 5 बस का हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। डिप्रिशिएशन एक बस का, तो डिप्रिशिएशन 5 बस का हो गया 5 लाख, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोला है कि डीजल कॉस्ट, डीजल कॉस्ट हम लोग का वेरिएबल में जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कोई फिक्स्ड खर्चा है, क्योंकि इसके बाद बाकी कुछ अलग ही डेटा बोल रखा है, तो इसका टोटल चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 54,000 प्लस 8,400 प्लस 8,600 प्लस 1,10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,81,000 इंटू 5, 9,05,000, ठीक है। तो ये हो गया टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। इसके बाद नेक्स्ट लिखना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, सिर्फ डीजल का खर्चा है, ये देखो डीजल का खर्चा है 45 रुपीज पर लीटर, 1 लीटर डीजल का खर्चा है 45 रुपीज। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा, तो 1 लीटर डीजल से कितना किलोमीटर जाता है, ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, मतलब
4 किलोमीटर जाने पे, देखो 4 किलोमीटर जाने पे 1 लीटर डीजल लगता है। इसका मतलब 1 लीटर डीजल अगर 45 रुपए में मिलता है तो 4 किलोमीटर जाने पे 45 रुपए का खर्चा होता है। तो 1 किलोमीटर जाने पे 45/4 रुपीज का खर्चा होगा। तो ये लिखते हैं, देखो यहाँ पर 45/4 और कितना डिस्टेंस कवर है वो अभी अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है इधर, ये देखो 14,400। ठीक है, एक बस का जो है पूरे एक साल का। तो यहाँ पर 14,400 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कॉलम का डेटा हम लोगों को मिल जाएगा। चेक करते हैं कितना होता है। 45/4 इंटू 14,400, तो ये हो गया हम लोग का 1,62,000। 1,62,000 ये वाला आ गया। अब इस पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से तो 5 बस का निकल जाएगा, तो 8,10,000 हो जाएगा। 8,10,000। इसके बाद मेंटेनेंस वाला लिख देते हैं सी पॉइंट में, मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस में आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में डीजल होगा, डीजल ये मैंने नहीं लिखा था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है यहाँ पर चेक करते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है हम लोग का 35,000 पर बस पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 35,000 पर बस पर एनम इंटू 5 करेंगे तो हमें पूरे ईयर का, सॉरी 5 बस का मिल जाएगा। ठीक है, 1,75,000। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो 1,81,000 प्लस 1,62,000 प्लस 35, तो ये हो गया मेरा 3,78,000। 3,78,000 इंटू 5 करेंगे तो 5 बस का पूरे साल का मिल जाएगा 18,90,000। 18,90,000, तो ये मेरा हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब हम लोग को क्या निकालने बोला, ये पहले हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाने बोला था क्वेश्चन में अलग से। देखो यहाँ पर बोल दिया है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग एंड सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर ए ईयर। ये हम लोग का पॉइंट 1। फिर पॉइंट 2 में बोला है वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ students coming from a distance of up to 4 kilometer from the school and students coming from a distance beyond 4 kilometer from the school। ये दो चीज हमें कैलकुलेट करने बोले। हम क्लास ले रहे हैं, फिर बाहर बाहर जाके बात करो, जाओ जितना बात करो। पॉइंट बी में बोला है स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से जो 4 किलोमीटर की दूरी से आते हैं उनका खर्चा कितना होगा, और जो 4 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आते हैं उनका कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करने बोला है। तो यहाँ पर निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। ठीक है, एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ हमें निकालने के लिए बोला है। एवरेज स्टूडेंट का कॉस्ट पर मंथ। अच्छा ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले टोटल कॉस्ट पर मंथ कितना है। टोटल कॉस्ट पर मंथ, तो पहले देखते हैं कितना आया टोटल कॉस्ट पर मंथ। अभी कैलकुलेट किया, ये देखो 3,78,000। ठीक है, 3,78,000। 3,78,000 ये हम लोगों का पर एनम है। ठीक है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ आ जाएगा। तुम लोग कॉलम चेक करके देखो, ये पर एनम है फॉर 1 बस। डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 31,000 रुपीज, 31,500 पर बस, एक बस का पर मंथ का। ठीक है, एक महीने का, ये निकाल लिया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि जो स्टूडेंट कितने दूरी से आते हैं उनका खर्चा निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए एजम्पशन लिखेंगे लेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ कमिंग
from a distance of 4 kilometer is rupees X and beyond 4 kilometer is rupees 2x। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कॉस्ट पर स्टूडेंट ले लिया है। क्यों लिया है ये हम पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पर ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ के बता देते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर देखो बोला है कि स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन ए रेंज अप टू 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज्ड हाफ फेयर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। बोल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं उसमें 50% स्टूडेंट ये है कि जो कि 4 किलोमीटर के रेंज के अंदर से आते हैं, उनसे भाड़ा आधा लिया जाता है। मतलब जो 4 किलोमीटर से ज्यादा में आते हैं, ज्यादा डिस्टेंस के अंदर कवर होता है, उनसे जो है फिर फुल भाड़ा लिया जाएगा। तो एक से अगर x लिया जाएगा तो जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर है उनसे 2x लिया जाएगा, इसलिए मैंने ये माना है। तो ये वाला पैरा हम पढ़ने भूल गए थे, तो ये बता दिया, यही बोला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें कॉस्टिंग करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग का कॉस्ट कितना है, 31,500, ठीक है। अब ये 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, और जो 4 किलोमीटर बियॉन्ड आते कितना, बोल रहे टोटल स्टूडेंट का 50%, ठीक है, टोटल स्टूडेंट का 50%। टोटल स्टूडेंट्स कितना है, बोल रहा है कि 50 स्टूडेंट है। कैसे पता चला, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 स्टूडेंट, एक बस में 50 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो फिर 50 स्टूडेंट के हिसाब से ही फेयर होगा। तो 50 स्टूडेंट्स इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 2x। अब तुम लोग बोलोगे कि 50-50 मैंने क्यों ले लिया, 50 का आधा क्यों नहीं किया, क्योंकि बस जूनियर और सीनियर दोनों तरीके के स्टूडेंट को कैरी करता है। मतलब तो 50 जूनियर स्टूडेंट और 50 सीनियर, क्योंकि बस में अगर कैपेसिटी है 50 लोगों का बैठने का, तो 50 जूनियर स्टूडेंट कैरी करता है और 50 जो है सीनियर स्टूडेंट कैरी करता है। तो टोटल 100 हो गया। अब 100 का आधा 4 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर होता है और 100 का आधा जो है बियॉन्ड 4 किलोमीटर होता है। तो ये खर्चा हो गया। तो 31,500 इक्वल टू हो गया 50x प्लस 100x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31,500 और 150x। देयरफॉर x इक्वल टू 31,500 डिवाइडेड बाई 150, ठीक है। तो ये हो गया 210 रुपीज। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया हम लोग का जो है पर मंथ का कॉस्ट, ये निकल के आ गया। तो जो 4 किलोमीटर के अंदर है उनका है 210। तो देखो अप टू 4 किलोमीटर जो डिस्टेंस के अंदर आते हैं उनका कॉस्ट पड़ जाता है 210 पर मंथ, ठीक है। और जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर है उनका हो जाता है 210 इंटू 2, यानी कि ₹420 पर मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो क्वेश्चन में पहले पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि काफी सारा डेटा रहता है, उसके हिसाब से ही कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग 5, 6 ये दोनों होमवर्क ले लो, ठीक है, 5 और 6, ठीक है। 5, 6 और ये 7 वाला जो है वो होटल कंसेप्ट पे है। तो 5 और 6 नंबर हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ये सेम कंसेप्ट पे है, तो चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम। Bye, ma'am.